नमस्कार। तारा संस्थान द्वारा प्रस्तुत एक आवाज़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान राजा राम मोहन राय जी ने विधवा विवाह को करने के लिए बहुत काम किया और उसी वक्त श्री भैरव प्रसाद जी गुप्त जो एक बहुत कहानीकार थे, उन्होंने एक उपन्यास लिखा गंगा मैया। गंगा मैया 1952 में प्रकाशित हिंदी साहित्य में बहुत ही चर्चित आंचलिक उपन्यास है। श्री गुप्त जी ने देहाती जीवन में विधवा विवाह के करवाने में कितनी समस्याएं आती है उसको बहुत ही खूबसूरती से बयान किया और अंत में उस उपन्यास को सुखांत भी बनाया है। हमारी संस्कृति में भाभी को माँ की तरह देखा जाता है, पर श्री गुप्त ने अपने उपन्यास में देवर भाभी के विवाह को दिखाया है, जो कि एक बहुत ही वो रिश्ता पवित्रता लिए हुए था। जो देवर गोपी है और भाभी गंगा है, वो उस रिश्ते को कितनी खूबसूरती से निभाते हैं, ये उस उपन्यास में दिखाया गया। और जब हमने गौरी योजना शुरू की और उपन्यास मैंने पढ़ा था पहले, तो मुझे लगा था कि मैं किसी न किसी दिन आपसे उस बारे में बात करूँ, उस उपन्यास के बारे में, और आपको भी कभी मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और मुझे लगता है 1952 में लिखा गया उपन्यास आज भी कितना महत्व रखता है, क्योंकि ज़िंदगी मुझे लग रहा है कि 1952 है और अभी हम 2015 में जी रहे हैं, परंतु बहुत बड़ा फ़र्क विधवा महिलाओं की स्थितियों में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पुरुषों में तो मैंने देखा है कि कुछ पुरुष जिनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 6 महीने साल भर बाद उनका वापस विवाह हो जाता है, पर स्त्रियों के मामले में ऐसा आप भी महसूस करते होंगे कि बहुत कम घटनाएं ऐसे देखने को मिलती है कि किसी विधवा महिला की शादी हुई है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसके साथ उसके बच्चे हैं और कोई भी पुरुष बच्चों के साथ किसी महिला को स्वीकार करने में हिचकता। उसे लगता है कि मेरे ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। शुगर पैरालिसिस होने के बाद में काम छूट गया मेरा। वो बोलता है बेकार आदमी का यहाँ काम क्या है। एक आवाज़ के हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात किसी ज़रूरतमंद से करवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक विधवा महिला रेखा जी से। रेखा जी अपने सुख दुख हमारे साथ शेयर कर रही हैं, तो आइए मिलते हैं रेखा जी से। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रेखा नंदवाना। क्या उम्र है आपकी? 37 साल। रेखा जी के 3 बच्चे हैं और ये अपने माता पिता के साथ रहती हैं। इनके पति कैंटीन चलाते थे, साथ ही साथ ड्राइविंग का काम भी किया करते थे। एक अचानक हुए हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। घर में कौन कौन है आपके? 3 बच्चे हैं, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। आपके हस्बैंड? हस्बैंड ठीक है। तो क्या हुआ था बेटा उनको? एक्सीडेंट है जलने का। क्या काम करते थे? कैंटीन चलाते थे और ड्राइविंग करते थे। तो वो कैंटीन चला रहे थे, उसी दौरान ही वहाँ पे उसी दौरान। क्या हादसा हुआ था? वो मेरे सामने नहीं हुआ था। नहीं तो आपको क्या पता चला उसके बारे में? वो जल गए तब बाद में पता चला। एक औरत का जीवन ऐसा होता है कि जिसमें उसे अपने जीवन में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। माता पिता के यहाँ पैदा होती सबसे पहले ये बात फैल जाती है कि लड़की हुई है। माता पिता के साथ पढ़ लिख कर उसे अपने ही घर से हमेशा के लिए जाना होता है, और विवाह के बाद जब वो विदा होती है तो भी एक ही प्रश्न हमेशा सामने खड़ा रहता है कि वो सुखी रहेगी या नहीं। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। तो मतलब आपके हस्बैंड जो कैंटीन का काम चलाते थे, ड्राइविंग का जो काम करते थे, उससे आप और आपके तीनों बच्चे आराम से रहते थे घर में? रहते नहीं थे, कम पड़ता था, पापा से लेती थी पैसे। तो परेशानी होती थी फिर आपको? हाँ। क्या मारपीट भी करते थे क्या आपके साथ में? फिर मम्मी पापा या कोई कुछ कहता नहीं था क्या उनको? कहते थे, बार बार कई बार समझाया। थोड़ा टाइम ठीक रहता, फिर वापस हो गई। अब आपके हस्बैंड की जैसे डेथ हो गई है, तो फिर अब और ज्यादा परेशानी हो गई होगी आपको? हाँ। तो किस किस तरीके की परेशानी आती है आपको? मैं डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, डिप्रेशन में चली जाती हूँ। डिप्रेशन में चले टेंशन गए। होती, कभी कभी सब सोचती हूँ तो। क्या सोचते हो आप ऐसा कि मतलब
क्या लगता है आपको? आगे क्या भविष्य मेरा क्या होगा, तो बच्चे का कैसे उनकी एजुकेशन पूरी होगी, कैसे सब कुछ सही होगा। इन्होंने बताया कि मम्मी पापा मुझे हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी भी मदद मिल रही है। जब खुद के पास आय का कोई जरिया न हो और साथ में बच्चों के भविष्य का प्रश्न हो तो निश्चित रूप से तनाव अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, और यदि मन में हिम्मत और हौसला बुलंद है तो तनाव हार जाता है। फिर तो सिर्फ जीत उसी की होती है जो कोशिश करता है। फिर अभी बच्चों का खर्च कौन उठा रहा है फिर? मम्मी पापा उठा रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से चल रही है। बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं आपके? तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ, मैं भी सेट हो जाऊँ कहीं पे भी, तो वो सोचती हूँ। मुझे बस हिम्मत जुटा के उनका सामना करना है परिस्थितियों का। रेखा जी के एक बेटा है और 3 बेटियां। हमारी बात होने तक बेटा 10वीं और बेटियां 6ठी व 5वीं क्लास में पढ़ रही थी। ये अभी एक स्कूल में पियोन का काम करके घर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। सही भी है कि इंसान यदि अपने कर्म की ओर ध्यान देता है तो घर की स्थितियां तो सुधरती ही सुधरती हैं, बल्कि मन का तनाव भी काफी हद तक कम हो जाता है। बच्चे दोनों पढ़ते हैं आपके तीनों? तीनों पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 10th में है, बड़ा वाला लड़का है जो, और दोनों दीदियों की माँ है। दोनों लड़कियां कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 में है, एक 6 का दिया और एक 5वीं का दिया है। तो दोनों लड़कियां कहाँ रह रही है आपकी? वो मेरी बहनों के पास में रह रही है। दोनों बहनों के पास रह रही है? दोनों बहनों। और बेटा किसके पास रह रहा वो है? भी मेरी बहन के पास में नहीं, एक मेरे पास रह रही है और एक बेटा बहन के पास रह रहा है और एक बेटी बहन के पास रह रही है। अच्छा, तो वो पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च वो लोग उठाते हैं? हाँ, वो उठा रहे हैं। आपके पास जो लड़की रह रही है आपकी, उसका सारा पढ़ाई का और खर्चा कौन उठाता है? किताबें, कॉपियाँ, फीसें वगैरह, यूनिफॉर्म, ये कौन जमा कराता है? छोटी मोटी नौकरी करके और आप लोगों के सहयोग से उसका तो हो रहा है। आप क्या काम करने जाते हो? मैं स्कूल में हूँ। स्कूल में हो? पढ़ाते हो बच्चों को? नहीं, मैं नहीं पढ़ाती। अच्छा, पियोन का काम करते हो। मन तो मन है, वो हमेशा आज़ाद होता है। कभी वो दुखी होता है तो कभी सुखी। मन जब सुखी होता है तो ये दिमाग पर इतना जोर नहीं पड़ता, लेकिन अगर दुखी होता है तो दिमाग पर बहुत अधिक जोर आता है और ये टेंशन डिप्रेशन का आगमन करा देता है। इसलिए केवल इतना सा सोचा जाए कि आज हम जहाँ हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, क्योंकि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे भी खराब स्थितियों में अपना जीवन जी रहे हैं और खुश हैं। रेखा जी भी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनके दोनों बच्चे उनके साथ नहीं हैं। वो चाहती हैं कि काश किसी तरह अपने सभी बच्चों को अपने पास रख सके। परेशानी तो घर में है ही नहीं। क्या परेशानी है, जैसे आप हमें बताइए। बस जब मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ तो चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, तो सबको बुरा लगता है। नहीं तो आप मेरी बात सुनिए रेखा जी, अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो सोचने से क्या परेशानियां हल होती है? परेशानियाँ तो हल नहीं होती, पर वो कोशिश करती हूँ निकालने की दिमाग में से, पर वो सेट हो जो एक बार अपने परिवार को जोड़ लो वापस, बस वही है। मतलब परिवार को जोड़ने से मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या आप बच्चों को सबको साथ में रखना चाहते हो या दूसरी शादी करना चाहते हो? नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी शादी नहीं करना चाहते आप? तो मतलब सभी बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हो, परिवार जोड़ने का मतलब ये। मैं मजबूत होने की कोशिश करती हूँ, पर वापस जब बच्चों को देखती हूँ तो पता नहीं वापस वो सब याद आने लग जाता है कि मतलब इनका क्या होगा। हाँ, इनका क्या होगा। और मेरी बच्ची के सामने ये सब हुआ है तो उसको देखती हूँ तो मेरे को भी वापस वो सब टेंशन हो जाती है। तारा संस्थान लगभग 3 साल से रेखा जी को हर महीने 1000 रुपये की नकद सहायता पेंशन के रूप में कर रहा है, ताकि इनकी परेशानियां कुछ कम हो सके। एक माँ के पास जब बच्चे रहते हैं और उसकी आंखों के सामने खेलते कूदते हैं तो एक माँ को इस ममता के अलावा और क्या चाहिए।
रेखा जी ने दानदाताओं के लिए कहा कि ईश्वर उनकी मदद करता रहे ताकि हमारे जैसे ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिलती रहे। रेखा जी, तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है वो कितने समय से मिल रही है? 3 साल से 1000 रुपये महीना पर महीना मिलता है। तो उन पैसों को आप किस में काम में ले रहे हो? बच्चों के एजुकेशन में जा रहे हैं, कुछ पैसे मेरी दवाई में भी जाते हैं। ईश्वर उनकी मदद आगे से आगे करे ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। उनका सहयोग हमेशा बना रहे हम जैसों पे। धन्यवाद आप सबका, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से बुजुर्गों की, वृद्धों की उपेक्षा बढ़ रही है, वह एक चिंतन का विषय, चिंता का विषय है। इसी दिशा में तारा संस्थान उदयपुर के द्वारा बुजुर्गों की सेवा, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के निराकरण के लिए एक स्तुत प्रयास किया है और विशेष रूप से आशीर्वाद है। आप इन के साथ होंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने बुजुर्गों की, अपने धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की, सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम थोड़ा सा अपना योगदान इसमें सम्मिलित करेंगे तो आपका इस जीवन के परम सौभाग्य होगा। तारा संस्थान द्वारा तारा नेत्रालय उदयपुर में एक निशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 128 आमजन ने अपनी आंखों की जांच करवाई एवं 21 मोतियाबिंद रोगियों का ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। शिविर में 46 चश्मे और 69 लोगों को बिल्कुल मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। हम आभारी हैं श्री बंशीलाल जी, दिनेश ज्वेलर्स चेन्नई के, जिनके अमूल्य सहयोग से इस आई कैंप का आयोजन किया जा सका। आप भी अपने पारिवारिक उत्सव या स्मृति के अवसर पर इस तरह के आई कैंप आयोजित करवाकर इस नेक कार्य हेतु अपना योगदान कर सकते हैं। आपको आंख में सर क्या परेशानी हुई? मेरे आँख में मोतिया पक गया था। तो आपको कैसे पता चला कि मोतिया पक गया? इस हिसाब से कि मुझे इससे तो दिखना चालू हुआ, इससे बहुत कम हो गया दिखना। सोमवार को आया, बताया 4 बजे तक मैं यहीं था। इसके बाद में गया, मेरे को कल की डेट, मंगलवार की डेट दी। मंगलवार को सुबह 7 बजे आया, मेरा ऑपरेशन हो गया। और आपका जो ऑपरेशन जो कराया उसका कोई खर्च तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पैसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दवाई का या कुछ भी नहीं जांच हुआ। ये दवाई भी मेरे को यहाँ से मिली है, ये रही, ये वाली। तो किसी भी चीज का आपका पैसा नहीं किसी को लगा तो बहुत धन्यवाद बोलूँगा उनको जाके, आपकी मेहरबानी से मेरा काम हो गया। तो पहले से आपको अच्छा दिखाई दे रहा है? अच्छा दिख रहा है। हाँ। 3 बच्चा दूध पूरे अटे दान की करे कही अटे आवे नहीं, हम तो आवे नहीं। बाटा फोड़े पेट बुझी सड़के रखते काम साले थे जाऊं टोपली ताको गाड़ी टोको अब आते ना काम भी ही नहीं। कदी नहीं आवे, कदी काल आवे तो जितना आवे नहीं होना बाई मरीज रखड़े कम आवे, कदी आवे तो कावे नहीं। कई काम करो डान की तो बहन चलाए नहीं मने बेटा रू दुम करती माथे पड़े रेवा आप ही नहीं रेवा। शादी तो करावी मैं अबे कौन जाने मना रहे, मुझे तो आज 4 बार भी आटी अभी न।
कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती कि मन प्रफुल्लित होता है। और ऐसी एक छोटी सी कहानी अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ी थी कि एक आशा नाम की एक लड़की बस में बैठी थी और बस रास्ते में ख़राब हो गई। उसी पास में एक युवक बैठा था, उसने वो लड़की एकदम परेशान लगी तो उन्होंने पूछा मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। पर आशा ने सोचा कि आजकल इतना ज़माना ख़राब आ गया है तो उन्होंने उसको मना कर दिया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया ढंग से और बेरुखी से मना कर दिया। परंतु बस है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उस आशा को आगे ट्रेन पकड़नी थी जो कि कुछ ही समय बाद थी और कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। और सब लोग धीरे धीरे निकल गए और आशा और वो युवक रह गए। युवक ने कहा कि चलिए मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता हूं क्योंकि रात होती जा रही है। तो आशा बेमन से उसके साथ चली और उसी समय एक जीप निकली उधर से जो कि युवक की किसी परिचित की थी। उन्होंने आशा का सामान फटाफट उसमें रखा और बोला कि आप हमें तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचा दीजिए, इनकी ट्रेन है। और जब वो स्टेशन पहुंची तो ट्रेन रेंगने लगी थी। तुरंत उन्होंने सामान रखा और आशा उसमें बैठ गई। और आज बहुत सालों बाद भी उस आशा को जब उस युवक की याद आती है तो उसे लगता है कि अरे मैंने उन पे बेवजह शक किया और अंत में मैं उन्हें धन्यवाद तक भी नहीं कह पाई। उसके मन में उनके लिए बहुत उसके लिए बहुत दुख लगता है कि क्यों ऐसा हो गया। परंतु इस ज़माने में जहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं वहीं पे कुछ कम बुरे लोगों ने जिनकी मात्रा कम है, इतना हमें डरा रखा है कि हम किसी पे यकीन करने से पहले बहुत डरते हैं। और उसी तरह आशा जी के साथ भी हुआ। तारा संस्थान के लिए आप लोग जो मदद भिजवा रहे हैं उसके लिए बहुत सारा आपको धन्यवाद। और सबसे स्पेशल आपकी मदद ये है कि आप जो मदद भिजवा रहे हैं वो आप उन लोगों के लिए भिजवा रहे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। तो ये एक फ़ील है जो कि जब हम बात करते हैं कि इतनी स्वार्थ भरी दुनिया में जब आदमी सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, उस वक्त आप उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जिनको आप नहीं जानते और उनके लिए मदद भिजवा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद। नमस्कार।